जय माता जी दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम रोहित सिंह है और दोस्तों आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ ना, वो बिहार के सत्य घटना पे आधारित भूतिया कहानी है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की इस कहानी में। दोस्तों, बिहार के एक गांव में रामनाथ जी अपने वाइफ के साथ रहते हैं, जिनके 3 बेटे होते हैं। बड़े बेटे रवि, मझले बेटे सूरज और सबसे छोटे बेटे विवेक होते हैं। बड़े बेटे रवि और मझले बेटे सूरज की शादी हो चुकी होती है और जो सबसे छोटे बेटे होते हैं विवेक, अभी तक कुंवारे होते हैं। जो रामनाथ जी का परिवार होता है वो काफ़ी संपन्न परिवार होता है और काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जायदाद और खेतीबाड़ी इनकी होती है। तो जो रवि होते हैं वो गांव में ही रह के अपने पिताजी के साथ खेतीबाड़ी में उनका हाथ बटाते हैं, जबकि सूरज जो होते हैं वो शहर में ही एक अच्छी नौकरी कर रहे होते हैं। विवेक की अभी शादी नहीं हुई होती है और विवेक गांव में ही रहते हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई तो कंप्लीट हो चुकी होती है, लेकिन ये ना तो कोई काम कर रहे होते हैं, ना अपने भाई और पिता की खेतीबाड़ी में हाथ बटाते हैं। ये दिन भर बाइक ले करके अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हैं, इधर उधर घूमने फिरने में ही अपना टाइम बिताते हैं। और इनके खुद के गांव के आसपास के गांव में भी काफ़ी लड़कियों के साथ इनका संबंध होता है। शकल सूरत से विवेक जी काफ़ी अच्छे होते हैं, जिस वजह से लड़कियां इनसे काफ़ी इम्प्रेस भी हो जाती हैं और इस वजह से काफ़ी लड़कियों के साथ इनके संबंध होते हैं। जो मझले बेटे होते हैं उनके 2 बच्चे होते हैं। जो बड़ा लड़का होता है वो 8 साल का होता है और जो छोटा लड़का होता है वो 5 साल का होता है। लेकिन शादी का 14-15 साल होने के बाद भी जो बड़े बेटे रवि होते हैं उनका कोई भी बच्चा नहीं होता है। इस वजह से रवि की जो माँ होती है वो चाहती है कि बड़े बेटे की दूसरी शादी कर दिया जाए और वो एक लड़की भी देख चुकी होती है और ये चाहती है कि अपने बड़े बेटे की शादी करवा दें। ये एक दिन अपनी बड़ी बहू से बात करती है कि देख बहू, तू तो बाज निकल गई। सूरज जो है उसके भी 2 बच्चे हो गए हैं, लेकिन रवि का अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि तू माँ बन ही नहीं सकती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि रवि की शादी फिर से मैं करवा दूँ। जो रवि की वाइफ होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं और ये बोलती हैं कि माँ जी, आपने जो सोचा है ठीक ही सोचा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो करवा दीजिए। मैं भी चाहती हूँ कि हमारा वंश चले। और रवि के घर वाले रवि की दूसरी शादी की तैयारी करने लगते हैं। जब ये बात रवि के ससुराल वालों को पता चलता है तो रवि के ससुराल वाले, रवि के ससुर और उनके 2 साले इनके घर पे आते हैं और आकर के इनके घर में बात करते हैं कि मेरी बेटी के होते हुए आप लोग ये क्या कर रहे हो, दूसरी शादी करो, मेरी बेटी का क्या होगा। तो रवि के माँ बाप बोलते हैं कि देखिए, आपकी बेटी तो एक औलाद दे नहीं सकती है और मेरा बड़ा बेटा निर्वंशी रह जाएगा और हम लोग ये होने नहीं देंगे, इसलिए हम इसकी शादी करवा रहे हैं। लेकिन आपकी बेटी को कोई दुख तकलीफ़ परेशानी नहीं होगी, लेकिन हम शादी तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमने सब कुछ देख लिया है, जचवा लिया है, ओझा गुनी से ही बात कर लिया है। आपकी बेटी कभी माँ बन ही नहीं सकती, वो बांझ है। तो क्या हम अपने बड़े बेटे को निर्वंश रहने दें? छोटा जो बेटा है सूरज, उसके 2 बच्चे हो गए हैं। बड़ा बेटा 8 साल का हो गया है, छोटा बेटा 5 साल का हो गया है। जो सबसे बड़ा भाई है उसके कोई औलाद ही नहीं है। तो इससे हमारे बेटे का भी नाम खराब होता है। सब गांव वाले कैसे कैसे बात करते, तो हम इसकी शादी करेंगे ही करेंगे। अभी जो रवि के ससुराल वाले होते हैं वो उतने संपन्न नहीं होते, गरीब तबके के होते हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो दुखी मन से लौट जाते हैं और एक निर्धारित समय पे रवि के माँ बाप रवि की शादी सादा और सिंपल तरीके से कर देते हैं। रवि की शादी के 1-1.5 साल बाद रवि की जो दूसरी वाइफ होती हैं वो एक बच्ची को जन्म देती हैं और उसके बाद रवि के माँ बाप सोचते हैं कि जो सबसे छोटा बेटा विवेक है उसकी भी शादी कर दिया जाए और इस बारे में विवेक से लोग बात करते हैं।
विवेक जो होते हैं उनके संबंध तो काफ़ी लड़कियों से होती है, लेकिन वो सिर्फ टाइम पास के लिए उन लड़कियों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। शादी ब्याह का इनके मन में कोई विचार नहीं होता है और ऐसा ही चाहते भी नहीं है, क्योंकि ये अपने माँ बाप के नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं। क्योंकि बड़े भाइयों को इन्होंने देखा होता है कि सब माँ बाप के आज्ञाकारी हैं, तो अगर ये अलग हो जाएंगे तो इनका नाम खराब होएगा। इस वजह से ये अपने माँ बाप को बोलते हैं कि ठीक है, जो आपने सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा, लेकिन लड़की पहले मैं देखूंगा तभी शादी करूंगा। माँ बाप राज़ी हो जाते हैं, लड़की देखने लगते हैं। बहुत सारी लड़कियों को ये देखते हैं, रिजेक्ट करने के बाद एक लड़की इनको पसंद आ जाती है और इनका शादी का डेट भी फिक्स कर दिया जाता है। 6 का तिलक से सिर्फ 5 दिन पहले विवेक की अचानक मौत हो जाती है और ये विवेक मर जाते हैं। इनके घर परिवार में किसी को ये पता ही नहीं चलता कि अचानक ये क्या हो गया, और जो खुशी का माहौल है वो गम में तब्दील हो जाता है। लेकिन कर क्या सकते हैं, धीरे धीरे इनका क्रियाक्रम जो 13वीं होता है वो संपन्न होता है। 13वीं के बाद होता यह है कि हर रोज़ किसी न किसी को घर में ही विवेक की आत्मा दिखने लगती है। बहुत डरावने और भयानक रूप में दिखती है और घर के सब लोग, उनकी भौजाइयाँ जो होती हैं, उनको अक्सर आत्माएं दिखती हैं। कभी कभी उनके भाइयों को भी, उनकी माँ को, उनके पिताजी को भी विवेक की आत्मा दिखती है, लेकिन भौजाइयों को अक्सर वो आत्माएं देखती हैं। जो जी होते हैं उनकी दोनों वाइफ विवेक की आत्मा को अलग अलग रूप में, डरावने रूप में देखती हैं। सूरज होते हैं, काम तो शहर में करते हैं, लेकिन उनकी वाइफ यहीं पे रहती हैं, वो भी उस आत्मा को देखती हैं और सब काफ़ी डर जाते हैं। और सब मिल कर के ये प्लान करते हैं कि किसी ओझा को बुलाया जाए और विवेक की आत्मा क्यों दिख रही है इसके बारे में उनको बताया जाए। और जो रवि के माता पिता होते हैं वो एक ओझा से संपर्क करते हैं और उनको घर पे बुलाते हैं। ओझा जो होते हैं वो घर पे आते हैं, पूरे घर का निरीक्षण करते हैं और बोलते हैं कि जो आपका बेटा जो है वो अकाल मृत्यु मरा है, उसको मारण क्रिया करके मारा गया है। इस वजह से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है और वो घर में जिसको जिसको पसंद करता है वो एक एक करके सबको ले कर के जाएगा। वो जो आपका बेटा है वो अभी आपका बेटा नहीं रह गया है, वो एक भयानक आत्मा बन चुका होता है। ये बात सुन करके घर के सारे लोग डर जाते हैं और ओझा से पूछते हैं कि बाबा इसका कोई उपाय बताइए, इसका निवारण क्या है। तो जो ओझा होते हैं बोलते हैं इसका उपाय है, रात को 10 से 12 बजे तक एक दिन मुझे दिन निकाल करके पूजा करनी पड़ेगी और पूजा के बाद विवेक को जो पसंद है वो पूरा खाना बना करके रखना पड़ेगा आपको, और ठीक रात को 12 बजे उनको वो खाना रख के आना होगा। कहने का मतलब है कि उनको उनका पसंदीदा भोजन देना पड़ेगा और फिर मैं उनको बांध दूंगा, तब से आपको उस आत्मा से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक खतरा है। आप लोग सोच लीजिए कि खाना रखने कौन जाएगा, क्योंकि जो भी खाना रखने जाएगा उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। 90% चांस है कि जान को खतरा होगा ही होगा, क्योंकि वो किसी न किसी को लेकर के जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो बहुत भयानक और बुरी आत्मा बन चुकी है। जो बेगर किसी की बलि लिए तो नहीं जाएगा, जीते जी भी उसका कर्म अच्छा नहीं था। बहुत गांव के लड़कियों के साथ और गांव के अगल बगल के बहुत लड़कियों के साथ उसके संबंध थे। उन्हीं में से किसी एक को ये बात इतनी बुरी लगी है कि उसने मारण क्रिया करके आपके बेटे को मरवाया है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो बेगर अपना बलि लिए जाए, तो किसी ना किसी को लेकर के जाएगा ही जाएगा। तो आप लोग सोच लीजिए कि आप खाना रखने के लिए किसको भेजेंगे। 10% चांस है बचने का और 90%
उसके ऊपर मुसीबत आएगी ही आएगी। अभी ये जो सारी बातें हो रही होती है, वहाँ पे रवि होते हैं, सूरज होते हैं और उनके माता पिता होते हैं। जो घर की बहुएं होती हैं वो घर में काम में बिजी होती हैं। तो सब मिल कर के डिसाइड करते हैं कि खाना पे किसको भेजना है। डिसाइड क्या करते हैं, एक षड्यंत्र होता है। और ओझा ये भी बोलते हैं कि पूजा में जोड़ी में किसी ना किसी को बैठना पड़ेगा। कोई भी बैठ सकता है, आप बैठिए, आप अपने बड़े बेटे को बिठाइए, मझले बेटे को बिठाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खाना भी कोई भी दे सकता है, आप किसी को भेज सकते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप लोगों को सोचना पूजा पे कौन बैठेगा और खाना कौन देगा। और एक दिन वो बता करके चले जाते हैं कि इस दिन को मैं आऊँगा और वो पूजा पाठ करूँगा। और जो फिक्स डेट फिक्स टाइम होता है उस दिन वो आते हैं और 10 से 12 बजे तक वो अपना पूजा करते हैं। ठीक 12 बजे एक थाली सजाई जाती है और विवेक की आत्मा को वो खाना घर के पीछे, जो इनके खेती बाड़ी होती है घर के पीछे, जो इसमें सब्जी वब्जी उगाया करते हैं, वहाँ पे रख के आना होता है। और इस काम के लिए ये बड़ी बहू को बोलते हैं, जो विवेक की आत्मा है उसको खाना दे कर के आओ बहू तुम। जो बड़ी बहू होती है वो सोचती है कि पूजा पाठ में सब में तो छोटी बैठी है मेरे पति के साथ, खाने के लिए मुझे क्यों भेज रहे हैं ये लोग। लेकिन ये लोग सोचते हैं तो अच्छा ही सोचे होंगे। वो तैयार हो जाती है खाना रखने के लिए, क्योंकि उनको कोई षड्यंत्र के बारे में मालूम होता ही नहीं है। और वो अपने पति, अपने परिवार के प्रति समर्पित होती है। तो डाउट होने के बावजूद भी वो खाना रखने के लिए चली जाती हैं, जबकि खाना रखने के लिए इनको भेजा गया होता है एक षड्यंत्र के तहत। और इनको मालूम होता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। होना तो ये चाहिए था कि षड्यंत्र रचा गया था तो पूजा पे भी रवि के बड़ी वाइफ को ही बिठाते, लेकिन पूजा पे दूसरी वाइफ को बिठाते हैं और खाना रखने के लिए बड़ी वाली को भेजते हैं, ताकि ये मरे जिए इनसे हमको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, छोटी वाली को बचाना है। क्योंकि छोटी वाली जो होती है वो रवि से उम्र में काफ़ी छोटी होती है और रवि बहुत मोहित होते हैं उनके ऊपर और उसको ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जब से वही वो आई होती है और अपनी बड़ी बीवी को कुछ भाव ही नहीं देते हैं। और बात यहाँ तक बढ़ चुकी होती है कि सारा परिवार मिल करके एक षड्यंत्र के तहत इनको खाना रखने के लिए भेजता है और इन लोगों को मालूम होता है कि इसमें उनकी जान भी जा सकती है। बड़ी बहू ठीक रात को 12 बजे विवेक की आत्मा को खाना रखने के लिए जाती हैं और घर के पिछले दरवाजे से निकल के खेत में जाती हैं और खाना रखती हैं। और खाना रख के जैसे ही ये उठती हैं, देखती हैं कि सामने 7-8 फीट का एक भालू जैसा काला सा इंसान खड़ा है। उसको देख करके भयंकर डर जाती हैं और डर करके चिल्लाती हुई, दौड़ती भागती हुई आती हैं, गिरती पड़ती और आंगन में आकर के गिर करके बेहोश हो जाती हैं। और एक बार जब ही वो गिरती हैं तो वो फिर कभी नहीं उठती हैं। 4-5 दिन बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है। घर वालों को और ओझा को तो पहले से ही मालूम था कि ऐसा हो सकता है। ओझा को फिर से बुलाया जाता है, ओझा दोनों आत्माओं को बांध देता है और उसके बाद से इनके घर में कोई आत्मा तो नहीं दिखती है, ना विवेक की। और बड़ी बहू तो बहुत काफ़ी अच्छी औरत थी, उनकी तो आत्मा दिखने का कोई सवाल ही नहीं होता, लेकिन दोनों को बांध दिया जाता है। आत्माएं तो नहीं दिखती हैं, लेकिन कर्म का फल कहीं ना कहीं तो आता ही है। बीमार हो कर के 4-5 साल बाद रामनाथ जी भी मर जाते हैं और बीमार हो कर के ही 7-8 साल बाद रामनाथ जी की वाइफ भी मर जाती हैं। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल तो भगवान देता ही है। और आज धीरे धीरे जो रवि
का परिवार है वो डाउनफॉल की ओर जा रहा है। जो गांव के सबसे अमीर माने जाने वाला परिवार था, आज उसी गांव में उनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है। एक औरत, अच्छी औरत की हाय और बद्दुआ इस तरह से लग सकती है। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर रोज़ आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव।